कहाँ पे मतलब आगे है, पीछे है, कितनी पीछे है, इस पे भी बात करेंगे। कोalition गवर्नमेंट बनेगी, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, एंड जर्नलिस्ट आरजू काज़मी जॉइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान हियर। तो दोनों से बात करेंगे, और हो सकता है कि शो के दौरान हमारे दूसरे दोस्त भी जो है वो हमें जैन साहब, सुमित जैन साहब एंड रोहित शर्मा जी में भी हमें वो भी ज्वाइन कर लें। खैर एनीवे वी आर वेटिंग फॉर देम। तो स्टार्ट करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? एक चीज फकर, सॉरी, जी जी एक जी, चीज प्लीज मैं आपको प्लीज। रोक रही हूँ फकर। ऑनलाइन आपका शो मुझे नजर नहीं आ रहा, उसमें अभी तक ये लिखा हुआ आ रहा है कि वेटिंग फॉर फकर यूसुफजई ऑफिशियल। तो आप मुझे, मैं इसको अब हुआ है, अभी, अब हुआ है, अब हुआ है। क्योंकि नहीं, आप थोड़ी हमें देर चाह में रहे हैं। आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ वो डिले आता है उसके अंदर, शायद इस वजह से होगा। लेकिन खैर एनीवे, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट सामने आया है, तो इससे मुझे हाँ, अंदाजा हो रहा है कि उसके वो मौजूद है। खैर एनीवे, अच्छा बात करेंगे डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको अभी तक, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और शायद पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी होगी काफी हद तक, क्या अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल तो बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि नंबर्स में वो जो जो फर्स्ट पास्ट पोल का जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उससे उनके जो नंबर है वो नहीं दिख रहे। बट बीजेपी हैज डन एक्सेप्शनली वेल। बीजेपी ने तमिलनाडु में 11% का वोट शेयर लिया है, सीट नहीं मिली उनको एक भी। दैट्स अ रियलिटी, क्योंकि जो पार्टी जीती है डीएमके, उसके 26% वोट शेयर है। तो और उसके बाद AIDMK 20% शेयर पे है। तो बीजेपी इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी नाउ इन तमिलनाडु। वेलकमिंग सीन है। जहां तक बात रही, बीजेपी ने 2 स्टेट गवर्नमेंट्स आज के दिन में बनाई, एक कोलिशन में, एक खुद के दम पे। उड़ीसा में बीजेपी पहली बार अपनी दम पे एक फुल मेजॉरिटी की स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। प्लस वहां से वो उन्होंने लोकसभा में भी क्लीन स्वीप किया है। ओके, बीजेपी के लिए जो खराब न्यूज आई है वो आई है सिर्फ 3 स्टेट से। राइट। वो जो 3 स्टेट हैं उसमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बाकी सब स्टेट में ऑलमोस्ट बीजेपी ने वैसे ही प्रदर्शन किया है। तो जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि बीजेपी की नंबर नहीं आई, वो उनकी खुशी का मुझे कोई बहुत रीजन नहीं लगता। उसका रीजन ये है कि बीजेपी हारी कतई नहीं है। अब होता ये है कि अब आपको मान लीजिए, आपको चाहिए, किसी को 4.5 लाख मिला, किसी को 4,80,000 मिला, वो 30,000 से जी जीत गया। जी। तो बीजेपी कई जगह पे जहां जीती है उसकी विक्ट्री मार्जिन बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन जहां पे वो हार रही है वो विक्ट्री मार्जिन काफी कम है। बट एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट मैटर्स इन द फर्स्ट पास्ट पोल कि आपको कितनी सीटें मिली हैं। ओके और उस हिसाब से अभी जो मेरे पास इलेक्शन कमीशन का डेटा है, बीजेपी को 239 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। ओके। तो और उनके अलायंस के साथ ये करीब करीब आपका 292 294 के पास जा रही है। जी बट मैं ये कहूंगा कि इसमें जो उनका अलायंस जेडीयू के साथ है, उस पर बहुत भरोसा करना मोदी जी के लिए मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है। तो लेट अस सी कि कैसे जाएगा। बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी। इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय बीजेपी। हाँ, कांग्रेस की भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस के जो वोटिंग कैंपेन था उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूं, तो मैं उससे बहुत ज्यादा वो नहीं देखता। लेकिन यस, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छा किया। राइट। अच्छा आरजू, हम अगर पाकिस्तान की कॉन्टेस्ट से बात करें, तो अभी मैं ट्विटर देख रहा था, बहुत सारे लोग, फवाद चौधरी साहब, बल्कि अब इंडियन हमारे दोस्त कहते हैं कि ये दूसरे शेख रशीद हैं शेख रशीद साहब, क्योंकि आजकल बस जैसे ना साइड पे हुए हुए, लेकिन फवाद चौधरी इज एक्टिव ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो भी बड़े वहाँ के जो इंटी बीजेपी लोग हैं उनके मैं भी देख रहा हूँ, तो बड़े रीट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं और कोई लिख रहे हैं अपनी तरफ से। हालांकि डॉक्टर साहब ने ये जो बात की बड़ी क्लियर की, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो सीट्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे गालिबन उतनी नहीं जीते, लेकिन हुकूमत उनकी बनी है या उनकी ही बनेगी। क्या देख रही हैं आपको, मतलब अगर हम इस एंगल से आपसे पूछे, फ्रॉम इस्लामाबाद टू दिल्ली? देखिए, फवाद चौधरी साहब तो काफी टाइम से इसी किस्म की वीडियोस भी बना रहे हैं और
ट्वीट्स भी लगा रहे हैं, जो जी। यकीनन आदमी वो बहुत एक्टिव होंगे और होना भी चाहिए। बहुत से लोग हमें भारत से जो कमेंट्स करते हैं वो ये भी कहते हैं कि जी आपका क्या लेना देना भारत के इलेक्शन से, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा लेना देना होता है भारत के इलेक्शन से, और अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो डेफिनेटली इंडियन मीडिया भी फुल कवरेज देता है और बिल्कुल। काफी ज्यादा बात की जाती है पाकिस्तान में कुछ भी हो। तो फवाद चौधरी साहब एक बहुत कहना चाहिए एक्टिव किस्म के पॉलिटिशियन हैं, और वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो, वो अपनी स्पेस वो नहीं छोड़ते, और हर जगह पे कुछ ना कुछ वो बात कर देते। तो यकीनन आज भी वो बात कर रहे होंगे और वो यही बता रहे होंगे कि देखें जी मोदी जी को इतनी मेजोरिटी नहीं मिली है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लग यही रहा है कि गवर्नमेंट बहरहाल बीजेपी की ही बनेगी। अब उतनी मेजोरिटी, सिंगल मेजोरिटी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कोलिशन गवर्नमेंट के साथ जो है वो आएंगे तो मोदी जी। तो यकीनन ये बात जो है ये सभी को लग रही है, लेकिन जो हम पहले सोचा करते थे कि बहुत ज्यादा वोटिंग होगी, बहुत ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी, वो बहरहाल नहीं मिल सकती। उसके बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है, जो मैंने आपके मॉर्निंग के शो में भी कहा था, जी। कि कई लोग ये समझ रहे थे कि मोदी जी ने तो आ ही जाना है, तो क्या करना है बाहर निकल के इस गर्मी में वोट डालने जाए, ऐसे ही जी। वोट कास्ट के बगैर भी काम हो जाएगा। कई लोग इसलिए बाहर नहीं निकले, और बहुत से लोग इस जो बहुत ही एक्सट्रीम वेदर चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, गर्मी बहुत है, इस वजह से भी नहीं निकले हैं। और जाहिर है कि अपोजिशन ने भी काफी टफ टाइम दिया है, ये बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो अपोजिशन राहुल गांधी जी की है वो बड़ा कुछ करते रहे हैं, और उन्होंने अपनी बड़ा जम के मुकाबला किया है। और मेरे ख्याल है मजा भी तभी आता है जब आपका सामने वाला आपको टफ टाइम दे, और वैसे भी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल है मोदी जी को भी ये अब ख्याल रखना होगा कि अपोजिशन काफी स्ट्रांग आई है, तो उनको भी उसी तरीके से उनको जवाब देना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या चीज़ ऐसी हुई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी मैं आज भी सुबह भी हम शो कर रहे थे, बीच में खैर मैं कहीं मतलब पढ़ रहा था मुख्तलिफ कि जी उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया हमारे यहाँ इमरान खान साहब के हवाले से। ये बात अब जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, ये बात वो करते हैं कि वो उस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करते सोशल मीडिया की जिस तरह की वो करते हैं। वाकई ये इस वजह से हुआ है या क्या चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से, हालांकि मैं मतलब दूर बैठा हूं, लाजमी सी बात है, यहां से इस्लामाबाद से दिल्ली को देखना बहुत फर्क है, लेकिन अगर आप देखते हैं, सुमित जैन साहब देखते हैं या रोहित शर्मा साहब देखते हैं, तो वो एक और तरीके से या एक और एंगल होगा जो जहां से वो देखते हैं। क्या वजह ऐसी हुई कि कांग्रेस को सीट्स मिली? मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि कांग्रेस में कोई इतनी मतलब सीट्स लेके जा सकती है। मैं कह यार, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल झाड़ू पेर के रख देगा बीजेपी, और मतलब मुझे था कि बड़ी सिंपल मेजोरिटी कोई शायद मतलब मसला नहीं है उनके लिए। क्या हुआ क्या ये? मैसेजिंग का ये सबसे पहली बात तो डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी, आई मीन दिस इज व्हाट आई लाइक इट। तो जनता, देखिए जनता मालिक है, आप नहीं कह सकते कि यही आइडियोलॉजी सही है, यही पॉलिसी सही है, यही तरीका सही है। ये दिखाता है कि यदि आप लोगों के अंदर से दिमाग में भय हटा दें तो वो कितने फ्लूइड चीजें हो सकती हैं, कोई चीज को वो सर्टेन नहीं लेते। तो जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो 3-4 पॉलिसीज थी या 3-4 जो उनके प्रोमिसेस थे वो लोगों को हिट किए काफी अच्छे से, और वो चाहे वो लोग बात वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा या वो रेगुलर मीडिया के जरिए पहुंचा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये कि कांग्रेस का था कि संविधान बदल देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, और ये सब चीजें वो बोल रहे थे। उसके बाद ये था कि हम आपको 8,000 रुपए देंगे। कई लोग, भाई कुछ भी पसंद आ सकता है, और मैं तो लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखता हूं, तो मैं तो भाई अपना मस्तक झुकाता हूं कि अगर आपने मुझे इस बात पे कायल कर लिया कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए महीना दूंगा, और सामने वाले को लगा यार ले लो क्या बुराई है इसमें, तो वो ले लिया। उसको आप उसको गाली तो नहीं दे सकते, वो आपका राष्ट्रवाद नहीं अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आप कहें कि वो बेवकूफ है, वो तो उसने देश भेज दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपका राष्ट्रवाद का वो सुन करके वोट दे रहा है और बाकी आइडियोलॉजी में उसको लगा है कि यार राष्ट्रवाद को क्या खतरा है, मेरा तो 10,000 रुपए महीने में आने लगेगा, कोई महिला अगर इस पे वोट दे रही है या कोई आदमी इस पे वोट दे रहा है तो क्या बुराई है भाई। लोग पहले 100 रुपए दे करके और एक दारू की बोतल और एक चिकन पे वोट लेते थे, अब वो इतने एडवांस हो गए, वो कह रहे 10,000 रुपए महीना डालो हमारे एक वोट डालने के लिए, हमको 60 महीने तक 10,000 रुपए दो। आप सोच लीजिए जरा, 10,000 रुपए अगर मिल रहा है, 1,20,000 रुपए हो गया महीने का, साल भर का, 6 लाख रुपए 5 साल में मिल गए।
उसका क्या नुकसान है, उसने वोट डाल दिया, उसके जीवन में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी जाकर के अमेरिका में कौन सा भाषण दे रहे हैं, इससे एक सामान्य आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आपको बड़ा फर्क पड़े। तो उसने वोट दिया इन चीजों पे। उन्होंने कास्ट के आधार पे तोड़ा, कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को तो एक करो और इनको तोड़ो, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, ओबीसी, ये भी काम किया उनका, लोग इसके भी उसमें आए। और बीजेपी की एक सबसे खराब बात है, बीजेपी जब आती है ना तो वो लोगों को देना नहीं चाहती, कुछ लग जाती है राष्ट्र निर्माण में। अब अग्निवीर का स्कीम ले आए, अब अग्निवीर में 4 साल के लिए कोई सोल्जर बनेगा, उसके बाद उसको वो कल्टी दिलवा देंगे। तो सामने वाला कहता है यार सरकारी नौकरी लग गई, अब हम चौड़े होके सोएंगे। लेकिन ये वाली पॉलिसी, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये वाली पॉलिसी तो कम से कम मुल्क के लिए तो, अगर पाकिस्तान अच्छा होगा ना कहीं उसका असर, मुझे आरजू या जो भी हम पाकिस्तानी हैं 24 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, तो कम से कम हमें भी उसका कोई, लेकिन अगर पाकिस्तान अच्छा होगा तब, अगर मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ अच्छे हो गए या वो बड़े अमीर हैं, मलक रियाज है, आसिफ जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, या कोई और एक्सवाइज हमारे जनरल साहिबान है, या कोई जज बहुत अमीर है, तो उसका फायदा तो उनको हो सकता है, लेकिन मुझे आरजू या मेरे जैसे बाकी पाकिस्तानियों को नहीं हो सकता ना। तो फखर ये भाई, तो, जी प्लीज। पाकिस्तान में 24 करोड़ मुल्क है और हिंदुस्तान में 1 अरब 24 करोड़ मुल्क है। जी बिल्कुल। जो अपने रहने वाले इलाके को जैसे समझता है वही उसका मुल्क है। राइट सर। आप अगर फौजी हैं तो आपका मुल्क फौजी दृष्टि से चल रहा है, हमेशा खतरे में लगेगा, इधर से लड़ाई हो रही है, उधर से लड़ाई हो रही है। आप हमेशा हर बात पे वो जो है क्या वो 5th एज वॉर, 6th एज वॉर, 10th एज वॉर के बारे में सुनेंगे। आप डॉक्टर हैं तो आपको लगेगा साला यहाँ पे हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है, हेल्थ के हिसाब से चल रहा है। 140 करोड़ मुल्क होते हैं जी, उसमें आपने जिसको जो मुल्क बेच दिया, गांधी परिवार या राहुल गांधी मुल्क बेच रहे थे, रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, काम निपट गया उसका उनका उतने में। मगर बॉटम लाइन ये कि बीजेपी हारी नहीं है किसी भी तरीके से। एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है, और एक तो मुझे लगता है ना बीजेपी ने एक गड़बड़ की, और वो था कि उनका चूरन वो खुद ही खा बैठे। जो ये अब की बार 400 पार जो उन्होंने बोला ना, उससे बीजेपी से ज्यादा जनता ही साली मुतमईन हो गई कि अब तो 400 पार आ गया, वोट देने की जरूरत है। वही तो ये बात बिल्कुल, आप मैं दोनों से खैर पूछूंगा, वाकई मतलब और कॉन्फिडेंट हो गए थे बीजेपी के, मतलब लीडरशिप भी और बाकी जनता भी, सबको लगा था 4, अब लोग राम मंदिर बन गया, 370 हट गया। उसके बाद लोगों ने ये भी फैला दिया कि अब 6 महीने में वाला भी पीओजे के आ जाएगा, जी, हो गया, पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। हाँ, तो वो लोग वोट देने नहीं निकले। वोटिंग भाई कई जगह पे 40% वोटिंग हुई है, 45% वोटिंग हुई है। तो सर तो एक चीज हो सकती है, ऑन लाइटर नोट कह रहा हूं, ऐसे आरजू से भी कमेंट लूंगा, हमारा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते, मतलब वोट के लिए कोई जाता भी नहीं, लेकिन वोट फॉलो हो चुका होता है। तो मुझे एक बात याद आई, कहते हैं कि एक आदमी चले गए, कहते हैं जी क्यों आए हो, कहते हैं जी मैं अपनी मदर से मिलने आया हूँ, कहते वोट कास्ट करने, कहते वो तो बाद में करूंगा, लेकिन अपनी मदर से मिलने, कहते क्यों, कहते यार पता नहीं हर दफा उसका वोट जो है वो कास्ट हो जाता है, हालांकि उनको मरे हुए 10 साल हो गए। तो वो वाला फार्मूला नहीं होता आप लोगों के यहाँ क्या? नहीं, अक्सर होता है। देखिए ये डेमोक्रेसी की खास बात है कि अनसर्टेनिटी, आप कभी श्योर नहीं हो सकते। मैंने ना जब एग्जिट पोल आया, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, जब एग्जिट पोल आया ना तो 400 405 सब लोग दिखा रहा था, 370 400 के बीच में ही दिखा रहे थे लोग। मेरे दिल में ना वो नहीं बात थी, मैंने कहा यार हो जाने दो, पहले ज्यादा ना शाणपत बन के हम भी जा करके ऑनलाइन कर दे कि हाँ जी हो गया जी, गवर्नमेंट बन गई। मैंने कहा ना भाई आ जाने दो, मेरे दिल में खटका था और वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्योंकि जनता के दिमाग में क्या आ जाए उस दिन का गुस्सा निकाल देते हैं वो। तो अब आप ये सोचिए, बीजेपी अयोध्या में हार गई, वो क्या एक्सप्लेन करेगा? बीजेपी अयोध्या में हार गई, फैजाबाद में हैरान हो गया मैं। बीजेपी प्रयागराज में हार गई, नथिंग एक्सप्लेन्स। जबकि अयोध्या में तो उन्होंने राम मंदिर बनाया है, वहां तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात मुझे लगता है कि कुछ ना ये जो योगी जी की एक बढ़ती हुई शख्सियत है जी, का जो पार्टी में कद जो बढ़ रहा है जी, वो उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार जो है वो हुआ। क्योंकि बीजेपी हर जगह जीती सिवाय यही 2 स्टेट में। अभी वो 240 पे हैं और 40 सीट का नुकसान उनको यहाँ हुआ है, 36 सीट का क्या नाम है यूपी में। ये 240 में 36 जोड़ दीजिए, 276, खेल खत्म। यूपी अकेले उनको हरा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मतलब
आप मुझे गाइड कर सकते हैं। सुने यूपी में काफी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी है, वो फैक्टर था या नहीं? मतलब वैसे ही लोगों ने वो किया है, मतलब कोई भी, मैं ओवरऑल वोटर्स की मैं बात करूं, ये नहीं, कोई फैक्टर था या बिल्कुल ऐसा फैक्टर कोई होता है। मतलब चीज नहीं हुई? देखिए, मुस्लिम्स बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, जहाँ पे मुस्लिम अथॉरिटी मतलब मेजोरिटी में। पॉपुलेशन होता है अच्छा जी, खासा, मेजॉरिटी तो बहुत कम स्टेट्स होंगे, बहुत जगह कम होंगे, मतलब मुश्किल से 15-20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। राइट। लेकिन जहाँ पे वो 20% है, 25% है, तो मुस्लिम एक मुश्त जाकर के मोदी के अगेंस्ट में वोट देता है। मुस्लिम इस्लाम के ऊपर वोट नहीं देता, वो अपने आप को इंडियन आइडेंटिटी से बहुत कम जोड़ता है। उसकी आइडेंटिटी है कि वो हो जो हिंदुत्व राष्ट्र ना बनने दे, हिंदू को यहाँ पे मेजोरिटी वो न लेने दे, जो ओके, इंडिया को एक मतलब मुगलों के परिप्रेक्ष्य में देखे, जिसको वो ओके। कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करना। सही सही अच्छा, सही। मजे की बात है, आप अगर हिंदू और मुसलमान के बीच की डिवाइड कीजिए तो टीवी पे आपको कांग्रेस वाले गाली देते हैं। लेकिन जब वो ये कहें कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, कितना कास्ट है, कि कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कौन क्षत्रिय है, कौन एससी है, हम ये पता लगाएंगे। जब वो कास्ट कास्ट खेलते हैं तो ये बहुत अच्छी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, सामाजिक न्याय हम्म। है। लेकिन हिंदू मुसलमान की बातें करें, अगर उसमें डिवीजन करें, तो आप फिर जो है वो सामाजिक वो क्या कहते हैं, हम्म। समरसता तोड़ते हो। तो मुस्लिम से एक मैटर है, जैसे बंगाल है, बंगाल में बीजेपी ओके। जीत ही नहीं सकती, 30% मुसलमान है, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। 10-15% हिंदू जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के होते हैं वो एक जगह जुड़ गए, आपके पास 45% वोट है, हरा दीजिए उनको। जब तक हम्म। पूरा हिंदू एक जगह नहीं हो पाएगा, और वो संभव नहीं है, वो संभव सही। नहीं है इंडिया में एटलीस्ट, क्योंकि हिंदू उस तरीके से सोचता नहीं है, वो कास्ट और ओके। इसके ऊपर नहीं जा पाता, बेनिफिट के ऊपर। लेकिन एक ये है, जिसे कह लीजिए पैटर्न है वोटिंग का। जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक तो खैर ये वाली चीजें हमने क्योंकि सारी डिस्कस करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। कुछ कहते हैं नहीं यार ठीक है फाइन, मतलब असल में बीजेपी ये चाहती थी कि थर्ड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर आ जाए नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा योगी जी, मैं मतलब एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आपसे मतलब ये सवाल कर रहा हूँ कि जी बड़े फेमस रहे हैं और डिलीवर भी किया है यूपी के अंदर, कहते हैं कि बहुत बहुत सारे काम किए। फिर क्या मतलब फैक्टर ऐसा आया कि योगी जी, या फिर वो आप कह रहे हैं कि वो शायद 40 सीट्स का नुकसान हुआ है बीजेपी को? देखिए फखर भाई, बहुत चीज होता है पॉलिटिक्स में, जब आप बढ़ रहे होते हो, मैं भी अगर एस्पिरेंट पॉलिटिकल लीडर हूं, तो मैं फिर जलने लगता हूं। तो मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस जो कि बीजेपी का फॉल बैक बना। और उसमें मुझे लगता है एक सबसे बड़ा रीजन था कि वो खुद ही कॉम्प्लेसेंट हो गए कि अब की बार 400 पार आ रहे हैं, और लोगों ने फिर उसको बहुत वो ले लिया, वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम हुआ। और ये बात उठाई भी गई थी फर्स्ट सेकेंड राउंड में कि लोग आए ही नहीं वोट देने, मतलब कहीं पे 48% हुआ, कहीं पे 55% हुआ। तो एक कंसर्न तो था ही, मेरे भी मन में ये कंसर्न था, क्योंकि बीजेपी का वोटर है वो निकला ही नहीं घर से। तो बात तो यही है ना कि उस दिन जो वोट पड़ा, दैट इज व्हाट गोइंग टू काउंट। तो बीजेपी का वोटर निकला नहीं, वो घूमने चला गया वोटिंग के दिन में, उसके दिमाग में ये था, क्योंकि वो अपने दिमाग में कन्विंस था जी। कि मोदी जी आ रहे हैं, तो उसको वो सच मान बैठा और वो वोट करने नहीं किया। एक ये फैक्टर है। दूसरा, कास्ट फैक्टर रोल प्ले किया, लोगों ने कास्ट को वो दिया। ये बात फैलाने में कुछ हद तक सफल हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और उसके बाद जो मुस्लिम्स था उसका कंसोलिडेशन करने में सफल हो गए। जी। तो ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट अगर बीजेपी एनडीए 295-98 ले आती है अपने दम पे, बीजेपी 245 तक अगर अपने दम पे पहुंच जाती है, तो फिर वो आप समझ लीजिए कि 27 सीटें दूर होंगे मेजोरिटी मार्क से। और वो उनको तो अकेले मिल जाएगा जेडीयू, और उससे क्या नाम है, 16 सीटें उनके पास है, टीडीपी के पास है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है। मतलब आप देखिए, ऐसे 5 सीटें रामविलास पासवान जी की पार्टी आरजेएलपी पे है, उनके पुत्र चिराग पासवान, तो 5 ये हो गए। 7 सीटें शिवसेना के पास है, 7-5-12 हो गया। 240 सही। मोदी साहब के पास खुद है, तो ये 252 हो जाता है, बचती हैं 20 सीटें। ठीक है ओके। ना? तो इन 20 सीटों में आपको 16 सीटें तो अकेले उनके पास है, क्या नाम है, ठीक। टीडीपी, जी जी। तेलुगु देशम के पास। तो ये हो जाता है आपका 252 प्लस ये कितना हो गया, 268। जी। तो उसके बाद आपको मुश्किल से 8-10 अरे 4-5 सीटों की जरूरत पड़ती है, उतना तो इनका 2 जनसेना पार्टी है, तो दे आर सिंपल कंफर्टेबली इन। मेजोरिटी।
हाँ, सिंपल they're मेजॉरिटी। comfortably in। अगर हम जेडीयू को डिस्काउंट भी कर दें, बिकॉज जेडीयू विल बी अ डार्क हॉर्स। आप ओके, नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर सकते, नीतीश सही। कुमार कभी भी निकल सकते हैं। तो वो ओके, अगर ओके। 12 हम हटा भी दें, तब भी विद 240 सीट्स बीजेपी इज कंफर्टेबली इन, क्योंकि उनको सिर्फ 32 सीटें चाहिए, उसमें से 16 तो अकेले टीडीपी के पास है। जी बिल्कुल सही है, और हमें तकरीबन मोर देन 500 पीपल आर वाचिंग अस। और दूसरा ये है कि ये लाइक का बटन भी लगा हुआ है और बेल आइकॉन भी लगा हुआ है, वो मैं बता दूं बीच के अंदर ही, और हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन वाला बटन भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक साहब का चैनल है, फखर यूसुफजई का है, आरजू काजमी साहिबा का है, एंड रोहित शर्मा, सुमित जैन साहब, सबके हैं। मैं सबके अनाउंस कर दूं। वैसे वो 2 घर हाजिर है, अभी एब्सेंट है, उनकी एब्सेंट अभी लग जाएगी थोड़ी देर बाद। खैर आरजू अच्छा, अगर आरजू हम ये इलेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ भी होता है, इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में इलेक्शन होता है, लेकिन बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है चीजों में। मतलब हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, अभी 8 फरवरी को हुआ। मतलब अभी मौलाना साहब लगे हुए कहते हैं भाई जिसके पास मेजोरिटी है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, और जो हारे हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए। ये क्या, मतलब मुझे ये तिगड़म समझ नहीं आ रही कि क्या है। लेकिन वहां पे अब अगर ये वाली चीज हो, तो बीजेपी पाकिस्तान में हम बैठ के हम देखते थे कि बड़ा मतलब स्पीड अप किया हुआ है इंडिया को हर चीज में, लेकिन उसके बावजूद शायद वो कह रहे थे कि 400 हम सीटें जीतेंगे, 400 से कम जीतेंगे। ये अलग बात है कि हुकूमत उन्हीं की बन रही है, और सिंपल मेजॉरिटी भी शायद अपने कोलिशन जो पार्टीज हैं उनके साथ बिल्कुल। उनकी बन जाएगी। लेकिन क्या मतलब और क्या चीजें ऐसी आपको नजर आती है कि ये नहीं हो सकता कि राहुल गांधी दावा कर दे कि नहीं नहीं जी ये इलेक्शन तो मैं नहीं मानता, ये वाली चीज उनके यहाँ क्यों नहीं है? देखिए हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो तो जाहिर है कि हमारी आर्मी और एजेंसीज करवाती हैं, और जी। यही रीजन है कि जिसका मैंडेट होता है उसको नहीं मिलता। तो वरना इमरान खान को मिला था, और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है उससे पहले जब इमरान खान आए थे तो इमरान खान के पास मैंडेट नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट इमरान खान ने बनाई थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और जो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग में देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, जी। लेकिन हमारा सोशल मीडिया जो है वो बंद किया हुआ है, लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। तो मैं ये जरूर अभिषेक सर से पूछना चाहूंगी कि कई कांग्रेस के लोग ऐसे हैं जो उनके लीडर्स कह लीजिए या उनके पार्टी मेंबर कह लीजिए, उनका भी ये कहना है कि मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। अब ये सही। बात कहाँ से वो लेकर आए हैं? मतलब गवर्नमेंट तो अभी भी बीजेपी ही बना रही है, और फिर इस सही। किस्म की डिमांड्स अभी से रखना जबकि कंप्लीट रिजल्ट आया भी नहीं है, और ये कहना कि जब वो रिजाइन कर दें, आपके ख्याल में ये क्या वाकई इस किस्म की बात भी हो सकती है कि मोदी जी रिजाइन कर दें और वो कहें कि चलो मैं बन ही नहीं रहा प्राइम मिनिस्टर, क्या ऐसा भी हो सकता है? आई डोंट थिंक कि बीजेपी विल लेट हिम डू दैट, बिकॉज कि अगर 240 लोगों ने तो आपको मैंडेट दिया ना, 240 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने तो आप पे ट्रस्ट किया, तो आप उनको, और बाकी सब में भी कोई आप ऐसा नहीं है कि राउट हो गए। भाई देखिए केरल में पहली बार जीते, वोट शेयर बढ़ा इनका। सो पॉइंट ये सीट्स नहीं आई, कई और पैरामीटर्स है ना। मान लीजिए जैसे आरजू जी 2 सीट है, एक सीट में आपकी विक्ट्री मार्जिन 1.5 लाख है। मान लीजिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला करके टोटल 100 सीटें, 100 वोट है। अब एक में 50 वोट पड़े, दूसरे में 50 वोट पड़े, आपने एक में 40 वोटों से जीत हासिल की, दूसरों में आप 10 से हार गए, तो आपको जो टोटल वोट मिला वो 2 सीटों से भी ज्यादा हो जाता है कई बार। तो इट्स जस्ट नंबर ऑफ सीट। बीजेपी हैज डन प्रीटी वेल, बट यस अब 400 पार और सैकड़ा पार वो तो नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इनकी तो अभी अगर ये इससे भी नीचे गए, बिकॉज लगातार नीचे ही जा रहे हैं, सही। मैं देख रहा 290 हो गया अभी ये, तो वी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि 295 तक रहे, 295, 298, 300 के जितना करीब रहेगी एनडीए, और बीजेपी 245 हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत डरने की बात नहीं होगी, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा ब्लैकमेल भी नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा शिवसेना और ये चिराग पासवान साहब की पार्टी, जनसेना की पार्टी और ये मिलकर 15 सीटें हो जाए, तो 15 अगर 240 में से आप 240 में 15 जोड़ दिए 255 हो जाता है, तो फिर आपका बचता है 215 प्लस, यानी कि 20 सीटें और चाहिए होती है, तो 16 अकेले वो है, तो बहुत तो ज्यादा। आपके यहाँ अभिषेक जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नहीं होते? हमारे यहाँ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, वो बाद में इलेक्शन के बाद उनको मिला लिया जाता है नहीं पार्टी। है वो, मगर वो जो इंडिपेंडेंट 6-7 है वो बीजेपी के साथ तो नहीं आएंगे। एक तो उनमें वो है जो जेल में बंद है, खालिस्तान मूवमेंट वाले, अमरजीत पाल सिंह,
वो जीत गए ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, उनका मैं पढ़ रहा था, बीबीसी ने खबर लगाई खाटू थी। से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये 6 या 7 है इंडिपेंडेंट, और उसमें बीजेपी के साइड आने वाला कोई नहीं। ओके, अच्छा बहुत सारे कमेंट्स हैं क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं कि जी आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, तो बिल्कुल कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ और स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट जितने कमेंट्स हैं उसकी मेरी कोशिश है वो इसके अगर लिए स्पीड पवन शर्मा बहुत माहिर है, वो पूरा टाइम वो गेस्ट को सुनते ही नहीं कि गेस्ट क्या बात कर नहीं, रहा है। मैं वो इसलिए ना पूरी मतलब तरह से मैं कोशिश मेरी होती है कि गेस्ट को सुन लो और उनकी बात से मतलब लाज़मी सी बात है, अब डॉक्टर साहब हैं, आप लोग अपने-अपने तरीके से आप इस चीज़ को 1 डेढ़ महीने से देख रहे थे और मैंने शायद उस तरीके से नहीं देखा या आप मॉनिटर नहीं किया उस तरीके से सिस्टम को। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि जी जॉब्स नहीं दी गई तो इस वजह से, कोई कह रहा है कि नहीं पता नहीं रिलीजन की वजह से, कोई कहता है कि नहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी को इतनी ज्यादा सीट नहीं मिली। और कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है और कोई भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई फखर भाई जी आप जी ये देखिए, दिल्ली में 7 सीटें 7 की 7 बीजेपी ने जीती। ठीक है, मध्य प्रदेश जबरदस्त। में 29 सीटें ऑलमोस्ट पूरी जीत गई। गुजरात में 26 सीटें ऑलमोस्ट पूरी जीत गई। हम्म राजस्थान में थोड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन यूपी में भी कोई बुरा नहीं, 40 सीटें के आसपास जीत रही है बीजेपी। हम्म तो पॉइंट ये कि ऐसा कुछ राउट नहीं हो गया कि बीजेपी एकदम 200 303 से घट के सीधा 40 पे आ गई, 100 पे आ गई, 150 पे आ गई। हम्म ये नहीं हुआ है। और कई जगह बीजेपी ने अपना जो है वो खोला है, क्या नाम है, खाता खोला। अभी मैं देख रहा था सुरेश गोपी साहब जीत गए केरल से, केरल में आज तक बीजेपी जीती नहीं थी। वोट शेयर बढ़ा है। तो स्लोली यस, बीजेपी हैज टू एक्सेप्ट द डिफीट in terms of that they did not get what they wanted to or what they aspired for, but at the end of the day इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। एनडीए इज कंफर्टेबली अबव द मार्जिन। तो मैंडेट तो एनडीए को मिला है ना, क्योंकि वो तो एनडीए को मांगते थे कि भाई हमें और हमारे अलाई को वोट दीजिए। एनडीए हैज कंफर्टेबली क्रॉस द हाफ वे मार्क, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट वेरी सून। मोदी साहब क्या बिल्कुल कहते हैं, आई एम ऑल ईयर्स फॉर मोदी जी स्पीच टुडे। आई हैव टू लिसन दैट हाउ डज ही सी इट, बिकॉज वो इलेक्शन को हम लोग से ज्यादा अच्छा समझते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल समझते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो लास्ट डेज में जो पाकिस्तान को धमकियां लगाई थी ना, मुझे लगता है हम लोग माइंड कर गए। इस वजह से भी ये रिजल्ट आया। जो वो कह रहे थे ना 6 मंथ्स में पीओके ले लेंगे, नहीं, कभी कहते थे 71 में मैं होता तो मैंने वो क्या करतारपुर ले करतारपुर मोदी जी नहीं पड़ोसियों नहीं नहीं, को बना के रखे। मोदी जी ने पीओजेके वाला कभी नहीं कहा था। मोदी जी ने कहा था भैया वो हमसे अलग हो गए, वो अपना जाए खाए पिए, हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है, बातचीत नहीं करना चाहते। ये बात बात तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। हमें आप जितना मर्जी रोकिए, आप हमें ब्लॉक कर दीजिए, हम बात तो फिर भी करेंगे। ब्लॉक कर देने कैसे बात पाकिस्तानियों से करेंगे, पीछा समझ नहीं आ रहा। छुड़ाना मजाक नहीं है। हमें आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने आप पाकिस्तानियों को ब्लॉक किया, हम उनसे बात फिर भी करते हैं। हमारी तो पाकिस्तान को हमेशा ये दुआ रही है कि भैया आप फलो फूलो, आप हमें जीने दो खाली। ये जो आप ये नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर, हम मैं जीने देंगे, आपके लेकिन साथ मैं हम खड़ा हूं। जीने देंगे तब जब आप हमारे साथ जिएंगे। ऐसे नहीं अलग अलग होके हम जीने नहीं देंगे सर, आपको अकेले हमारे जीने साथ ही जीना होगा। ये तो इसलिए जबरदस्ती कि वाला आप जो आपके साथ मर्जी कर जीना तो मरने के लीजिए। बराबर हो गया। आप समझ ही डॉक्टर नहीं साहब, रहे, ये हम तो लोग तो जबरदस्ती अकेले वाला हाँ, जीना है ये ना। जो हम जबरदस्ती आपको अपने साथ जीने पे मजबूर कर देंगे। जो हम कहते हैं ना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, तो हमारा बॉर्डर तो आज भी हिंदुओं के साथ लगा हुआ है। हम हिंदुओं के साथ ही जी रहे हैं और आपको हमारे साथ ही जीना पड़ेगा। मोदी जी की ये बात बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान जाए और अपना खाए पिए और हमसे बात ना करे। बात तो हम करेंगे, और ये भी शर्त है कि जब मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो हम उन्हें एक बार फिर पाकिस्तान आने की दावत देंगे और एक बार फिर वो आएंगे मोदी जी, और आप देख लीजिएगा ऐसा होगा। ये मैं आज कह रही हूँ, आप आज की डेट इंशाल्लाह लिख इंशाल्लाह। लीजिए। अब अरे इंशाल्लाह मत बोलिए, इंशाल्लाह बोलते तो काम नहीं होता हमारा। हम इंशाल्लाह के बगैर करते हैं। जब हम इंशाल्लाह बोलते हैं तब फिर नहीं होता कुछ। इसका मतलब है हमने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया, हम खुद नहीं करेंगे। लेकिन इस बार हम बगैर इंशाल्लाह के कह रहे हैं मोदी जी को हम तो आप पाकिस्तान समझ नहीं रही हम बुलाएंगे। इंशाल्लाह क्यों बोल रहे हैं। नहीं क्यों ना है, क्यों छोड़ेंगे, ना है। मोदी जी को हम बुला के छोड़ेंगे इस बार, और आपको हमारे साथ ही जीना पड़ेगा। ये भी आप लिख लीजिए। खैर एनीवे
तकरीबन 650 लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, इंडिया से भी, बाकी दुनिया से भी। बहुत सारे कमेंट्स दोस्तों आपने किए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप लोग देख रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। और एक ने लिखा कि आप कमेंट्स नहीं दिखा रहे, हम क्यों सब्सक्राइब करें? नहीं, कमेंट्स मैंने इसलिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट दिखा दीजिएगा इनका। मैंने किसी ने नया लिखा पोस्ट भी बनाया भाई इलेक्शन रिजल्ट के लिए, और मोदी जी को ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फाइनेंस आरजू ने बड़ा खर्चा किया। अच्छा मैं बताऊं, मैं सुबह कल रात से परेशान था कि क्या होगा, क्योंकि दिल में एक डर था लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई 350 बीजेपी और ये। और जब चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए ना, ओए होए ओए, लोगों ने मैसेज करना शुरू किया, भाई वाट लग गई। तो लोगों ने ब्रेक ले लिया, कई लोगों ने तो चुनाव वो क्या कहते हैं उसको, वो टीवी बंद कर दिया था, हमने भी बंद कर दिया। मैंने कहा भैया थोड़ा चैन ले लो। और अभी तो जो हालत हो गई है वो मैं नहीं चाहता था कि वो हो, बट लग रहा है कि वही होगा। बीजेपी 240 दिखा रहा है अभी हमारे पास जो लेटेस्ट है। 240 का मतलब है 32 सीटों का मेजॉरिटी। जो 2014 में थी इनको 2282 सीटें थी, तो अगर वो लिया जाए तो 42 सीटें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। 42 सीटों का नुकसान है। ये नुकसान मोदी जी का नहीं है, ये नुकसान इनर फाइट का है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी के अगेंस्ट में गुस्सा नहीं था या मोदी जी को नहीं, मोदी देखिए, नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से मेरे ख्याल में बड़ा लोगों के अंदर एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान में लोग, अब क्या पता, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, अब सारी जगहों पे तो मेरा नहीं ख्याल कि हर चीज को वो खुद देख रहे होंगे या देख सकते हैं, शायद पॉसिबल। अर्जुन आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, मेरा एक शो और है तो जी मैं बिल्कुल, जाना हम चाहूंगी। बिल्कुल खत्म करें, मजीद कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये खैर एनीवे, जब मोदी साहब वोट टेकिंग सेरेमनी होगी, वो वोट उठाएंगे और थर्ड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो हम फिर भी एक शो करेंगे। और खैर उनको कंग्रेचुलेशन हम कहेंगे, लाजमी कहेंगे। और सब ने बहुत कोशिश की, बहुत फाइट की, और हर किसी को यही चाहिए होता है कि वो जीते। आरजू, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत। फकर भाई, इट्स अ victory of democracy, लोकतंत्र। You are right. You are right. I agree with you. डॉक्टर साहब once again thank you very much। और बिल्कुल ये डेमोक्रेसी जीती है, ना बीजेपी जीती हारी और ना कांग्रेस। और आएंगे तो मोदी जी, यही सब और आएंगे मोदी जी, ये बात इसी पे शो को वाइंड अप करेंगे। खैर, विल सी यू अगेन, किसी और शो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।